आज हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य। इसका पिछला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में और मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं। शुंग एवं कर्ण राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वो ब्राह्मण समाज का था या ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। जिसने यह यज्ञ किया था वे पतंजलि हैं, मतलब पतंजलि ने ही ये अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की नींव रखी। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की, जो गोदावरी नदी के किनारे है, और प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक सातकर्णी, गौतमपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वे रोम से मंगाए जाते थे। मतलब जो सातवाहन जिस शीशे का प्रयोग अपने सिक्के में करते थे वे रोम से मंगाए जाते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा भी सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं उसकी लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणाप्रथ के स्वामी कहे जाते थे। नोट: सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी राजवंश। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। उनकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में से मिलती है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में एक गुफा का निर्माण कराया था। जो खारवेल था उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी पे एक गुफा का निर्माण कराया था। वो इस धर्म का प्रतापी राजा था खारवेल। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के यवन राज्य। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल
भी प्रेस कर दें। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है: हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। सेलूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किए: डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूकेट्राइट्स, एंटिआलकीट्स और हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसने ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हैं। इनकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो आधुनिक सियालकोट में है। मिनांडर ने नागसेन अर्थात नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर एक प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मलिंदपन्हु अर्थात मलिंद के प्रश्न या मलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुई जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चताई, जैसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट: यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह योनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और पाकिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा था वो मऊ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। इनकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था और अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले हेमू थे, जिन्होंने अकबर के साथ द्वितीय पानीपत का युद्ध किया था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसकी शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। उसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, जो मौर्य द्वारा निर्मित थी। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबी अभिलेख जारी किए।
इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफिनिस था। मतलब जो सबसे प्रसिद्ध पहल्लव राजा थे गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट: पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। अब पढ़ने वाले हैं हम आगे का टॉपिक कुषाण। पहल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं में उत्कृष्ट है। नोट: कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, जबकि यूनानियों ने सोने के सर्वप्रथम सिक्के भारत में जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों की जारी किया था। मतलब कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। कनिष्क का राज वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। मतलब कनिष्क का जो राजवैद्य था आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित्र की रचना की। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संघर्ष की कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नोट: कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। नोट: रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण के कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की।
उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है: पथ्युपात्तु, इत्थुथोकै तथा पादिनेन कीलकंकाकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थान और अध्यक्ष और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व मदुरा में हुआ था, जो समुद्र में विलीन है। उसके अध्यक्ष थे अगस्त्य और अक्टियम परिपदाल, मनुनारे, मुदुकुरुकु तथा कलारी अविरय कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व कपाटपुरम अलैवाई समुद्र में विलीन है। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण रचनाकार थे तोलकाप्पियर। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व मदुरा में हुआ था। अध्यक्ष थे नक्कीर नेदुनथोकै, करुथोकै, नत्रिनई, एनकुरु, भूरु, परिपादल, कुरुकुथु, वरी, पेरिसय तथा सित्रिसय आदि थे। नोट: कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती में प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनावुक्करसु अप्पर ने किया। नोट: कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत तिरुनावुक्करसु ने किया। इलांगो कृत शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कर्णगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी शीतलैत्तरनार ने मणिमेकलय की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलय की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखन दृढ़नाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्कदेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुक्कदेवर पहले चोल राजकुमार था, जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई हैं। इसमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। नोट: राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इमरावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेल तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लूर नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और उससे
ब्राह्मण धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान किया। फुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया और सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुल प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल, नेन्दुजीरल, आदन एवं सेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेदुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी और भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों में सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगड़ी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्धभूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सहस्त्र महिलाओं को तैनात रखता था। संगम काल के समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि क्रम था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग पुलयन दस्तकारों का एक वर्ग, जो रस्सी और पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति थी। मल्वर लूटपाट करने वालों की जाति थी। तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्राह्म विवाह, दैत्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीर्णय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिणय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिणय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाड़न या बिडालियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर एवं ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षित हुआ करती थीं। संगम काल के लोग कौवों को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को
सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण संसार के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लर तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। संगम साहित्य में पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थीं। इन्हें कलेसिवर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की स्मृति का मुख्य कारण उनका सुव्यवस्थित वस्त्रोद्योग है। मतलब संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुव्यवस्थित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोक्कई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोक्कई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेड़ोक कहा गया है। नोट: संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोल्स ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में इसका नाम सुब्राह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ इसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव और पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा इसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। इसका अस्त्र बर्छा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन दबाइएगा। धन्यवाद।